यह बजट के आकार बढ़ा देने से साल में एक दिन अपना पीठ थपथपवा देने से पब्लिक से राज्य का भला होने वाला नहीं है। उस 1,50,000 करोड़ रुपया से ऊपर के बजट में पैसा कहां से आएगा इसका जिक्र नहीं है। जहां पर रुपया का लूट हो सकता है, जहां पर मुख्यमंत्री उस पैसे का दुरुपयोग कर सकते हैं, वैसे विभाग को ट्रांसफर हो जाएगा। फिर राधाकिशन किशोर जी बोल रहे हैं कि नहीं फंड का अभाव है, पैसा का कमी है। हम बोले इसका मतलब बैंकरप्ट है। आपको दिवालिया बोलना चाहिए कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो बस एक ही रोना रोते हैं 1,84,000 करोड़ दिला दो। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 9वां दिन है और 9वें दिन भी सदन की कार्रवाई में भाग लेने पहुंचे विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी। और देखिए सदन की कार्रवाई अब समाप्त हो गई है और ऐसे में चूंकि बजट को लेकर के इनका क्या कहना है, बजट को लेकर क्या ओपिनियन है, कई मुद्दे भी खास करके जो झारखंड का अहम मुद्दा है रोजगार को लेकर के भी इन्होंने सदन के पटल पर बातें रखी है। पहले उसी पर बात रखते हैं सर। उससे पहले भी बजट कैसा रहा है, ये बजट कितना प्रभावी होगा? देखिए मैं पहले भी कहते रहा हूं, यह बजट के आकार बढ़ा देने से साल में एक दिन अपना पीठ थपथपवा देने से पब्लिक से राज्य का भला होने वाला नहीं है। सरकार को विस्तृत बताना चाहिए कि भाई आप जो बजट बना रहे हो 1.5 लाख करोड़ रुपया से ऊपर का जो बजट बना रहे हो, यह पैसा कहां से आएगा इसका जिक्र करना चाहिए। अब सरकार का अगर आप देखेंगे उसमें डीपली जाएंगे, उस 1,50,000 करोड़ रुपया से ऊपर के बजट में पैसा कहां से आएगा इसका जिक्र नहीं है। अगर जिक्र भी है तो इस तरह का जिक्र आप देखिएगा कि दारू विभाग है, दारू विभाग से हम 30,000 करोड़ रुपया कमाएंगे, राजस्व आएगा। 40,000 करोड़ रुपया हम केंद्र सरकार से लोन ले लेंगे। इस तरह के संभावना पर बजट बनाना और लास्ट में उसका विचलन करना। आप देखेंगे अभी शिक्षा विभाग में 10,000 करोड़ रुपया बजट का प्रावधान होगा। पढ़ने वाले बच्चे को लगेगा कि इस बार यह सरकार शिक्षा के प्रति रुचि दिखा रही है, लेकिन आप देखिएगा अनुपूरक बजट के माध्यम से उस 10,000 करोड़ में से 9,000 करोड़ रुपया पथ निर्माण विभाग में, जहां पर रुपया का लूट हो सकता है, जहां पर मुख्यमंत्री उस पैसे का दुरुपयोग कर सकते हैं, वैसे विभाग को ट्रांसफर हो जाएगा। मैं तो वही कहा कि इसीलिए यह बजट जस्ट लाइक हवा मिठाई है, जो देखने में बड़ा है लेकिन फैक्ट बहुत छोटा है। मतलब ढोल जितना बड़ा ढोल उतना बड़ा पोल कह सकते हैं। इसलिए इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। आप चले जाइए कॉलेज में, जाइए टेक्निकल कॉलेज में, जाइए +2 विद्यालय में जाइए, शिक्षक नहीं है, वर्ग कक्ष नहीं है। अननेसेसरी सरकार झूठ मूठ के बहाना करती है कि हम भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, मेरा भी इच्छा है कि हम भी चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें। कहाँ से पढ़ेंगे? रोजगार के क्षेत्र में यह सरकार काफी फिसड्डी है। आज मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको बताया, प्रश्न भी मैंने लाया था कि भाई 3,51,000 जो सैंक्शन पोस्ट है, वह सैंक्शन पोस्ट मैडम आज का नहीं है, वह सैंक्शन पोस्ट आज से 20 साल पहले का है। आप समझिए कि 20 साल पहले जब 3-3.5 लाख पोस्ट सैंक्शन हुआ, उन दिनों पॉपुलेशन इससे कम से कम 30% कम होगा, तब का यह सैंक्शन पोस्ट है। फिर भी सरकार उसमें भी 40% पद अभी भी खाली है। मतलब आज सहज आकलन कर सकते हैं कि यह बजट दिखावे का बजट है। जब आपके पास वर्किंग हैंड नहीं होगा, जब आपके पास काम करने वाले लोग नहीं होंगे, पदाधिकारी नहीं होंगे, तो आप अगर आपको बजट उपलब्ध भी हो जाए, मान लीजिए पैसा उपलब्ध भी हो जाए, आप खर्च कैसे करेंगे? और जब खर्च नहीं करेंगे तो उस विभाग का विकास कैसे होगा? लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? यही सब विषय मुख्य रूप से था। तो रिक्त पदों को भरने की भी बात आपने कही है, क्या सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब मिला? सरकार का जवाब तो काफी, आप पढ़िएगा, आपको लगेगा कि हम लोग RTI मांगे हैं सरकार से। सरकार का जवाब नहीं बल्कि सूचना का अधिकार के माध्यम से मांगे हैं कि आपके राज्य की क्या हालात है, और उस खास्ता हाल को भी सरकार बयां करती है। पूछेंगे कैसे? सरकार ने कहा कि विभाग वार जब नियुक्तियों के लिए रिक्वायरमेंट आता है, और वह रिक्वायरमेंट JPSC या और भी जो विभाग बहाली करने वाला डिपार्टमेंट है, रिक्तियों के अनुरूप और आवश्यकता के अनुरूप जब विभाग हमारे पास अधियाचना भेजेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम बहाली करेंगे। हम बोले कि इसका मतलब अभी जितना आपके पास वर्किंग हैंड है,
उसी से आपका काम चल जा रहा था, फिर क्यों नए लोगों को आप बहाल करिएगा। इस तरह का जवाब देखिए बचकाना जवाब है। सीपी सिंह जी भी बीच में इंटरवेन की, उन्होंने भी कहा कि ये क्या जवाब है जी, आपको ये बोलना चाहिए। फिर राधा किशोर जी बोल रहे हैं कि नहीं फंड का अभाव है, पैसा का कमी है। हम बोले इसका मतलब बैंकरप्ट है, आपको दिवालिया बोलना चाहिए कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है। तो बस एक ही रोना रोते हैं 1,84,000 करोड़ दिला दो, 1,84,000 करोड़ दिला दो, लिखना चाहिए तुमको बजट में। जब केंद्र सरकार मदद करेगा तब हम चलाएंगे राज्य सरकार को, फिर बजट के आकार को क्यों बढ़ा दिखाते हो। इसीलिए तो हम कहते हैं कि डबल इंजन का सरकार बनता तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होता। सरकार जवाब नहीं दिया, सरकार सूचना दिया कि भाई क्यों नहीं बहाली कर रहे हैं, पैसा का अभाव है, यही हम कह सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई सर कि आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिला। दूसरी की एक ऑडियो लीक वाली बात जो है बाबूलाल मरांडी जी ने सदन में उठाया है। उन्होंने कहा कि अभी तक ऑडियो जो है हमें नहीं प्राप्त हुआ है, सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है, सरकार को प्राप्त होगा उसके बाद जांच होगी, जांच के उपरांत कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है सरकार तक नहीं पहुंची होगी? नहीं, मुझे लगता है सरकार तक पहुंच गई। सरकार इन चीजों को मैनेज करने में लगी है। अगर मेरा मानना, सरकार सभी वैसे लोगों का मोबाइल टेप करा रही है जो थोड़ा सेंसिटिव हैं या जो थोड़ा पॉलिटिकल हैं। आप बड़े पत्रकार हैं, आपका भी मोबाइल वहाँ पर मोबाइल रिकॉर्ड किया जा रहा है कि आपका किससे संपर्क है, आप क्या करने वाले हैं, आप किस पार्टी के पक्ष में हैं। मैं कह सकता हूँ यह सरकार वैसे सभी लोगों का रिकॉर्ड करा रही है। और ये सरकार का कहना है कि वह ऑडियो उनको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, पूरे झारखंड को प्राप्त हो गया, उनको प्राप्त नहीं हो गया। देखिए प्राइवेसी कभी भी लीक नहीं होनी चाहिए। फिर क्या करेंगे, लोगों का फोन से विश्वास हटेगा, मोबाइल से विश्वास हटेगा। मैं समझिए आप अपने पत्नी से बात कर रहा हूँ, मेरी माँ से बात कर रहा हूँ, मेरे भाई से बात कर रहा हूँ, मैं और किसी अन्य से बात कर रहा हूँ, उसको लीक होगा तो फिर लोग बात करने से डरेंगे। ये ठीक नहीं है। और कानून भी कहता है कि किसी का व्यक्तिगत निजी बातचीत को आप लीक नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हाल के दिनों में देखा गया है सर कि विपक्ष जो है के तेवर उतने आक्रामक नहीं है, विपक्ष थोड़ा कमजोर दिख रही है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? नहीं, देखिए भैंस के आगे बीन बजाइए, भैंस बैठल पगुराए। विपक्ष को पता है ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है। सरकार इसी में फूली हुई कि मैंने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। सरकार को ये पता न है कि भाई हम पूर्ण बहुमत ले आए हैं, विपक्ष के पास आंकड़ा कम है और ये राजनीति तो आंकड़ों का खेल है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप गांव में सर्वे कराइए, आज जिन लोगों ने भी वोट दिया इस गठबंधन सरकार को आज पछता रहे हैं। आज मैया बहनें पछता रही हैं। वृद्धा पेंशन जो बुजुर्ग का एक आखिरी सहारा है, 1,000 रुपया महीना, आज 5 महीना से बंद है। सरकार किस चीज का भला करना चाहती है, बहाली कर नहीं पा रही है। बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षण व्यवस्था नहीं है, टेक्निकल कॉलेज में शिक्षक नहीं है। तो ये सरकार सभी मुद्दों पर विफल है। बिहार की बदलती राजनीति पर, चूंकि झारखंड सटा प्रदेश है, बिहार की बदलती राजनीति पर क्या कहेंगे? जिस परिवारवाद की बात बीजेपी हो या एनडीए गठबंधन करती थी, वही परिवारवाद अब देखने को मिला। नहीं, हम कह सकते हैं परिवारवाद का मतलब ये नहीं होता है कि भाई एक आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बन सकता है। अगर एक आईएएस का बेटा अगर डिजर्व करता है, उसमें अगर क्वालिटी है, वो आईएएस बन सकता है। इसको आप परिवारवाद नहीं कह सकते हैं। वैसे ही अगर आप भाजपा का तो नहीं, जदयू के हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री थे, उनका बेटा अगर राजनीति में इंटर कर रहा है, अगर इसी को आप परिवारवाद कहेंगे तब तो हमारे समझ से बाहर जा रहा है। ये परिवारवाद नहीं है। एक बार फिर से थैले में भर करके एक बच्चे का शव जो है एक पिता ने घर लाया है अस्पताल से, उस पर क्या कहेंगे? कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था? आप समझ सकते हैं, जब बच्चे का शव थैले में, बच्चे का शव डब्बा में बंद करके जब एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा रहा है, फिर ये सरकार किस मुंह से स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करती है? मैं तो कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर फेल है। ये सरकार नाम की चीज नहीं है, बस एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत हम लोग विधानसभा आ रहे हैं और अपनी बातों को प्रश्न के माध्यम से ला रहे हैं। इन सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, राष्ट्रपति के अपमान की बात बीजेपी पूरे देश भर में कह रही है, लेकिन दूसरे तरफ मंत्रियों का मानना है, खास करके झारखंड में कई मंत्रियों ने कहा है कि ये कहीं से अपमान वाली बात नहीं है, राष्ट्रपति को राजनीति नहीं करनी चाहिए, उन्हें मणिपुर भी जाकर के एक बार आदिवासियों के साथ उनका हाल जानना चाहिए। राष्ट्रपति कहाँ जाएंगे ये डिक्टेट करने का सरकार को हक नहीं है। ये महामहिम राज्यपाल जी का ये विशेषाधिकार है। वो मणिपुर भी जाएंगे, राज्यपाल जी को वो मणिपुर भी जाएंगे, वेस्ट बंगाल भी जाएंगे, झारखंड और बिहार भी जाएंगे, उड़ीसा भी जाएंगे।
विपक्ष उन्हें डिक्टेट न करे जब पहले मणिपुर जाएंगे कि वेस्ट बंगाल जाएंगे, और वेस्ट बंगाल भी झारखंड में ही, इंडिया में ही है। इसको ऐसे समझिए, विपक्ष को लगता है कि वेस्ट बंगाल इंडिया से बाहर है, इंडिया का कानून उस पर लागू नहीं होगा, वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हो सकती है। आप देखिए, आज धारा 370 हटाए मोदी जी, आज कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग बन गया, पहले नहीं था क्योंकि रूल वहाँ अलग थे। यहाँ के आम लोग वहाँ नौकरी नहीं कर सकते थे, कोई बड़े पद पर नहीं जा सकते थे, जो लोकल लोग थे वही जा सकते थे। ये सब जो विभेद था उसको मोदी जी ने खत्म किया। आज वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं बहुसंख्यक समाज, सनातनी समाज, हिंदू समाज को जिस तरीका से वहाँ की सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या उसमें महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं जाना चाहिए, मोदी जी को नहीं जाना चाहिए, अमित शाह जी नहीं जाएंगे एज ए गृह मंत्री? इसलिए देखिए, विपक्ष के ये कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। उन्हें सिर्फ उंगली उठाने के अलावा कुछ आता नहीं है। अब राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद, जो भारत का सर्वोच्च पद है, उस पर उंगली उठाना हमें लगता है कि उनके समझ का फेर है। चलिए, तो सर का धन्यवाद। ये हमारे साथ बात कर रहे थे गढ़वा से विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी हैं। सहयोगी अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।